चलिए, तो हमारी जो लास्ट क्लास की बातें थी और मैंने आपको ये बोला भी था कि आप वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जनता कहाँ भाग गई भाई? जरागी बनाने निकल गई जनता। ये नया शब्द पकड़ लिया तुमने यार। 30 तारीख को कितने लोग आए थे? 30 तारीख को एक बार हाथ बताना, कितने लोग आए थे? ये 10% होता है। ऐसा कौन सा परसेंटेज निकालना सीखा तूने? मेरे को तो कम से कम इनके भी 50% लग रहे हो। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने जो बातें की थी ना बेटा, उनमें एक बार मैं वापस से आपसे, आपके सामने जो कॉपी में आपने वो चिपका रखा है वो भी है ही, तो साथ में जो भी अपन बात कर रहे हैं एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे। ये फिलहाल मान के चलिए, शांत बेटा, ये फिलहाल मान के चलिए एक वलय है, वलय। तो सबसे पहले इस अक्ष की परिता बताओ। सीधी सी चीजें एक सुर में बोलेंगे तो ज्यादा प्यारे लगोगे। तो बोलो, ये वलय है और फिलहाल अभी इसका बोलो। सही बोल रहा हूँ? ठीक है भाई, है ना? बिल्कुल ऐसे याद रखने अपने को, जैसे अपने को लगता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं लग रहा, एक्सेस पढ़ पढ़ के रटने से, पढ़ने से नहीं होगा। इस तरीके से अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। जैसे अब ये मान लिया यही चीज डिस्क है, चकती है। 5/4 mr² 3/2 mr², ऐसे याद रखने। ठीक है। छिद्रित चकती की बात अगर अपन कर लेते हैं, तो वहां पर छिद्रित चकती, मान लो ये छिद्रित है और यहाँ पर इस अक्ष के परितः, तो m/2 आ जाता है, और r1² प्लस, और इस तल में व्यास के अनुदिश m/4 r1² प्लस। ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि ठोस गोले और खोखले गोले में से किसका जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, क्योंकि खोखले गोले में द्रव्यमान वितरण दूर है, सतह पर है, इसलिए जड़त्व आघूर्ण ज्यादा, और जो ज्यादा वो 2/3 mr², और ठोस गोले का कम 2/5 mr²। स्पर्श रेखीय जब बात करेंगे तो mr² जोड़ देंगे दोनों में, तो जिसमें 2/5 है वो हो जाएगा 7/, जिसमें 2/3 है वो हो जाएगा 5/। बढ़िया है। ये यहाँ तक छड़ वगैरह का आपको पता ही है। तो मोटी मोटी बातें यहाँ पर ये रहती है। रेक्टेंगुलर प्लेट वगैरह के लिए क्वेश्चन से अपन और देख लेंगे। ठीक है। मुझे लास्ट में आपने जो कुछ एक क्वेश्चन किया था क्या, एक आध? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज मैं वापस से पूछना चाहूंगा बेटा, ग्रेविटेशन में आपको एक चीज की जरूरत ये पड़ेगी कि जैसे एक चकती है, ये चकती यहाँ इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रही है, और एक सिक्का यहाँ पर, या एक आदमी या सिक्का यहाँ पर रखा है, हम लिख देते हैं कॉइन। बस मैं यहाँ से आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय दोनों में अंतर बताया था कि नहीं बताया था? अभी केंद्रीय बल कब लगेगा? जब हम इस घूर्णन करती वस्तु को कहां से देखेंगे? धरातल से। और वो अभी केंद्रीय बल का मान यहाँ, मतलब अभी केंद्रीय बल का काम कौन कर रहा होगा? सिक्के पर लग रहा घर्षण बल ही अपना अभी केंद्रीय बल का काम कर रहा होगा। मानते हैं बेटा? फिर मैंने कहा था आप केंद्रीय, वैसा कोई, ऐसा कोई वास्तविक बल या वैसी कोई परिभाषा होती नहीं है। हम बात करते हैं जब हम इसी चक्ति पर या इसी सिक्के पर जाकर जब यहाँ बैठ जाते हैं, तो उस स्थिति में अपने को यहाँ पर अंदर की ओर
जो त्वरण नजर आता है v²/r, जिसे अभी केंद्रीय त्वरण कहते हैं, इस सिक्के पर बैठ जाने पर वो त्वरण नजर नहीं आता, तो यहाँ पर न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं। न्यूटन के नियम फेल हो जाते हैं तो न्यूटन के नियमों को वैलिडेट कराने के लिए सिक्के पर बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है और उसका मान mv²/r होता है। और ये अपकेंद्रीय बल अंदर लग रहे घर्षण बल के फिर से क्या हो जाता है, बराबर। यानी अभी केंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल मान अगर देखे जाए दोनों के, तो वो क्या होते हैं, सेम। फॉर्मूले दोनों के सेम, और दोनों चीजें अलग अलग फ्रेम पर परिभाषित की जाती है। जब हम धरातल के फ्रेम से बात करते हैं तो हम अपकेंद्रीय की बात, अभी केंद्रीय की बात करते हैं, और जब हम उसी फ्रेम पर उसी घूर्णन करते, उसी वृत्तीय गति करते तंत्र पर जाकर बैठ जाते हैं, तो स्यूडो फोर्स के तौर पर जो बल हम लगाते वहां पर महसूस करते हैं, वो अपकेंद्रीय बल। एक कार जब किसी वृत्तीय पथ पर घूमती है तो इस कार को घूमने के लिए जो बल चाहिए, हम कहते हैं कि घर्षण बल को वो अभी केंद्रीय बल की मात्रा कितनी चाहिए होती है। पर जब हम उसी कार के अंदर जाकर बैठते हैं तो हम बाहर की ओर अपने आप पर बल महसूस करते हैं ना बेटा। उसी कार के अंदर जब कार मुड़ती है तो हम किधर बल महसूस करते हैं, बाहर की तरफ, और हम उसी बाहर लग रहे बल को क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल, क्योंकि हम उसी तंत्र में बैठे हैं जो कि अजड़त्वीय तंत्र है। समझ गए बात को? तो आपको यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का हर टीचर का अलग अलग पैटर्न होता है, इक्वेशन लिखते टाइम वो mv²/r को हो सकता है अभी केंद्रीय भी कह के आपका काम चला दे, हो सकता है वो अपकेंद्रीय कह के आपका काम चला दे। आपको घबराना नहीं है, आपका काम क्या करना है सिर्फ कि जैसे ये कोई ग्रह है, ये पृथ्वी मान लेता हूँ, यहाँ पर पृथ्वी के सापेक्ष एक अपन ने कोई भी सैटेलाइट छोड़ दिया, कोई एम द्रव्यमान का सैटेलाइट यहाँ पर घूर्णन करके क्या काम करेगा, उस जो भी यहाँ पर वायु ऊपर सैटेलाइट रहेगा, जो भी सूचनाएं, जो भी इंटरनेट वगैरह का जो काम अपन करवाना चाहते हैं, सैटेलाइट वो काम कर रहा होगा। अब सैटेलाइट किसी केंद्र से आर त्रिज्या की इस कक्षा में अगर अपन ने प्रक्षेपित किया है, इस कक्षा में अगर अपन ने इस उपग्रह को इसको विस्थापित कर चुके हैं, तो अब अपने को यहाँ पर जब समीकरण, बलों की समीकरण लिखनी होती है, तो हम क्या लिखेंगे कि इसकी अगर इसको v वेग से घूमना है तो कितना अभी केंद्रीय बल चाहिए, जो कि कौन प्रदान करेगा, गुरुत्वीय बल g कैपिटल M स्मॉल m/r। इस प्रकार की चीजें लिखना आपको आना चाहिए और हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए हम अपने कंटेंट पर बढ़ते हैं फिलहाल। तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले मुझे एक बात ये बता दे, घन के लिए इस अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख लिया था क्या, इस वाली अक्ष के परितः, इस वाली अक्ष के हो गया था ना। और वहीं अगर ये घनाभ है, तो घनाभ है तो इस अक्ष के परितः भी लिख लिया था क्या बेटा, ये वाली भुजा अगर ए है, ये वाली भुजा अगर बी है, तो चलिए, तो यहां से अपना आगे चल लेते हैं और बात बढ़ाते हैं कि एक इस प्रकार की छड़ है, द्रव्यमान m, लंबाई l, और यहाँ पर एक इस प्रकार की छड़ एक और है, ये भी द्रव्यमान m, लंबाई l, और यहाँ से इसे वेल्डिंग कर दिया बेटा। वेल्डिंग करके क्या बना दिया, अंग्रेजी का लेटर एल बना दिया, और अब इस एल को यहाँ पर हिंजित करके, यहाँ पर इसकी इस अक्ष के सापेक्ष हम इसे घुमाना चाहते हैं, तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो कितना आएगा। बोलो बेटे,
कितना 2/3 ml² आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अपने को कितनी छड़ें जुड़ी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले अपन ऐसे सिस्टम्स में क्या करेंगे कि ये जो छड़ है इस अक्ष के परितः सोचेंगे, इस अक्ष के परितः सोचेंगे तो पता लगेगा कि छड़ के लंबवत है कि नहीं ये अक्ष है। दूसरी बात, छड़ के एक सिरे से गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है, गुजर रही है। तो छड़ के एक सिरे से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो ml² बटे, और दूसरी छड़ भी कुछ वैसे ही है, इसके भी लंबवत और एक सिरे से गुजरने वाला है, तो ये हो जाएगा 2ml²/3। ये इस प्रकार से दो समान m द्रव्यमान और l लंबाई की अपन ने छड़ें ली है बेटे, और एक टी बनाया है इस प्रकार से। और ये जो एक तो अक्ष है जिसको मैं कहना चाहता हूं I1 अक्ष, इसके सापेक्ष बताएं आप जड़त्व आघूर्ण, और एक यहां पर मैंने अक्ष बना दी I2 अक्ष, इसके सापेक्ष आप जड़त्व आघूर्ण बताएं। ये जो है ना ये L/2 है, ये वाला। किस वाले में आ रहा है ये, I1 या I2? I1। सोचिए आराम से, तसल्ली से, सिंपल बातें हैं, होना चाहिए, मतलब ये इतने बेसिक है कि सबसे होना चाहिए, कठिन चीजें ना हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल इजी चीज है, ये आनी चाहिए अपने को। I2, I1 पे बात कर लेता हूं पहले मैं। I1 जो है वो जहां पर अक्ष है कुछ ऐसे है, दिख रहा है बेटा, और ये टी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस हिस्से के लिए ये अक्ष कैसी है, छड़ के केंद्र से गुजरती, छड़ के लंबवत। और इस वाली छड़ के लिए कैसा है, ये छड़ के एक सिरे से गुजरती, छड़ के लंबवत। और अगर इसके लिए अपन लिखते हैं छड़ के केंद्र से गुजरती के लिए, तो क्या लिखते हैं बेटा, ml², और इसके लिए इस अक्ष के सापेक्ष इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ml²/3। और दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है आपका, 5ml²/12। चलिए अब I2 की जब आपने बात की, यार भाई यार तेज आवाज आ रही है। हाँ, I2 सेम तो नहीं आना चाहिए, ml²/3 एक बार देख लेते हैं बेटा, गौर से देखना। यहां गौर से देखो बेटा, इस अक्ष के परितः पता करना है ना, इस अक्ष के परितः आप सबसे पहले इस वाली छड़ का ही निकालेंगे, तो इस अक्ष के परितः इस छड़ का कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस, अक्ष यहाँ है, गौर से अक्ष को नहीं भूलना है, अक्ष यहाँ है, छड़ यहाँ। तो क्या करना होता है बेटा, इस छड़ का जो जड़त्व आघूर्ण है इसके, क्योंकि देखो ये जो छड़ है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो छड़ है हम इसका जड़त्व आघूर्ण जानना चाहते हैं इस अक्ष के परितः, आके ना, इस अक्ष का नाम क्या है, I। सबसे पहले जब कोई अक्ष बहुत दूर या कुछ अलग टाइप की होती है तो हम प्रमेय के बारे में विचार करते हैं। और ये छड़ कैसी बॉडी है, एक विमीय छड़ कैसी बॉडी है,
एक विमीय है, तो यहाँ पर लंबवत अक्षों की प्रमेय काम नहीं करती, ना सिर्फ और सिर्फ समांतर अक्षों की प्रमेय। अरे हाँ, समांतर अक्षों की प्रमेय को क्या चाहिए होता है? आई, सेंटर ऑफ मास। तो इस छड़ का सेंटर ऑफ मास का यहाँ से जो जड़त्व आघूर्ण है ICOM, वो क्या हो जाएगा? ml²/12। और यहाँ जो जिस अक्ष के सापेक्ष जिसको आप ICOM कह रहे हैं और जिसके अबाउट आप ज्ञात करना चाहते हैं, वहां d का मान कितना हो गया? L/2। तो ICOM प्लस MD² कर देंगे बेटा, तो MD²L/2 का होल ml²/4 और ml²/12 कितना हो जाएगा? 4 3 3 4 4 ml²/3 ml², और इसको जब अपन यहाँ पर जोड़ेंगे ml²/3 को, तो वापस से सेम ही आ रहा है, 5 ml²/12। हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा, ये वाला I2 अक्ष के सापेक्ष बात कर रहे हैं ना बेटा? कितनी छड़ें हैं? 2। कौन सी? एक ये वाली। इस वाली छड़ का इस अक्ष के सापेक्ष कितना? ये रहा। इस वाली छड़ का इस I2 अक्ष के सापेक्ष कितना? तो ICM प्लस MD²। ICM यानी सेंटर ऑफ मास से निकलने वाला, और यहां से यहाँ की दूरी d कितनी है? अपन ने समांतर अक्षों की प्रमेय लगाई है, क्योंकि ये जो छड़ है ना, ये उस सॉरी ये जो अक्ष है, ये उस छड़ के ना तो केंद्र से गुजर रही है, ना कहीं ऐसी जगह से गुजर रही है जो मुझे डायरेक्ट पता है। मुझे सिंपल सिंपल किसी भी ज्यामिति के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पता होता है, वो उसके केंद्र से निकलने वाली अक्ष के लिए पता होता है ज्यादातर। तो केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परिता तो मैं जानता हूँ किसी छड़ का कितना होता है, ml²/12। पर यहाँ मुझे इस छड़ से, इस अक्ष से दूर जाना है और इस I2 अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो मेरे पास एकमात्र उपाय है समांतर अक्षों की प्रमेय। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक छड़ हो गई, ये दूसरी छड़ हो गई, ये तीसरी छड़ हो गई, और ये चौथी छड़ हो गई। सारी जो छड़ें हैं यहाँ पर, वो सब M द्रव्यमान व L लंबाई की है। अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप इस छड़ से गुजरने वाली इस अक्ष के परितः यानी I1 निकालिए। चार छड़ है ये, चारों की चारों, और इन छड़ों का इस दिखाई गई अक्ष I1 के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पता करें। हाँ, क्या बोल रहा है? नहीं। हाँ बेटा,
बोलो बेटा। ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अक्ष दिखाई गई है इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण, कुल कितनी छड़े हैं? सबसे पहले अगर इसी का इसी इसी छड़ के लिए जड़त्वाघूर्ण पता करो तो क्या लिख दोगे? क्यों जीरो? बताया था हमने, हमने कहा था कि ये छड़ चूंकि हम दिखाते हैं मोटी है, पर छड़ का मतलब एक तार जैसी ज्यामिति से हमारा होता है, और अक्ष अगर वही है, छड़ वही है, तो उस छड़ का उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण क्या हो जाएगा? जीरो। अपन और इसको आसान बनाने के लिए नाम दे देते हैं, इस छड़ का नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ये चार छड़े हो गए बेटा। तो छड़ ए का उस दी गई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण जो आ गया वो जीरो आ गया। अब इस छड़ बी का इस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण बेटा, क्या छड़ बी इस अक्ष के लंबवत है? क्या एक सिरे से निकल रही है? तो हम यहां से इस वाली अक्ष के सापेक्ष, यानी यहां पर लिखता चलता हूं, छड़ ए के सापेक्ष, सॉरी छड़ ए का अक्ष I1 के सापेक्ष जीरो, छड़ बी का ML² बटे 3, छड़ डी का भी तो इंटू 2 कर दू बेटे, प्लस अब ये वाली छड़ बची ना, क्या इस छड़ से गुजर रही है अक्ष? नहीं। पर क्या हमें पता है कि इस अक्ष के समांतर यहां पर है कि नहीं है? अक्ष है। तो सबसे पहले तो यहां इससे गुजरने वाली एक अक्ष जो इस सी वाली छड़ के लिए क्या बन जाएगी? ICOM। हाँ के ना? और इस ICOM क्योंकि इसके सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष है, और यहां से यहां जो ये डी का मान है ये कितना है? L। सबसे कठिन यही चीज है, और चाहता हूं एक बार सब ध्यान से सुन ले इस छड़ सी के लिए, कि आपको यहां पर दिखाई गई छड़ तो यहां है और अक्ष यहां है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि छड़ के केंद्र से निकलने वाली इस समांतर अक्ष के परितः अपन जड़त्वाघूर्ण निकाल लेंगे, और ये जड़त्वाघूर्ण कितना होगा बेटा? जीरो होगा कि नहीं? और यहाँ इस अक्ष के सापेक्ष जीरो है, परंतु हमें इसके समांतर डी दूरी पर एक जो नई अक्ष है उसके सापेक्ष पता करना है। तो सी छड़ का जड़त्वाघूर्ण ऐसा लिखा जाएगा, जीरो प्लस एम और डी की जगह एल, और ये जीरो ही क्या है? आई सी ओ है। कोई भी संकट यहां से हो तो बात कर, ये काम अपने को आगे और भी बार करना है। टुकड़ों में सोचे, चित्र को देखकर ऐसे हैरान परेशान बैठने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। टुकड़ों में सोचे कि चार छड़ों से मिलकर ये इस प्रकार का एक सिस्टम बना रखा है। उन चार छड़ों में से पहली एक छड़ तो उसी अक्ष पर मौजूद है जिसके अनुदिश अपने को जड़त्वाघूर्ण निकालना है कि नहीं है? दो छड़ें ऐसी है जिनके अनुदिश ये जो अक्ष है उनके एक सिरे से गुजर रही है, यहां से बची वही छड़ है। मैंने कहा सबसे अलग और सबसे नई बात सिर्फ आपको उसी के लिए लगेगी, छड़ सी के लिए। और आप जानते हैं कि हमारी जिसके सापेक्ष याद करनी वो अक्ष यहाँ है, तो मुझे लगाना समांतर अक्षों की प्रमेय को ही पड़ेगा, और इसीलिए मुझे यहाँ पर ICOM लिखते हुए वहां से इधर प्रतिस्थापित होना पड़ेगा। कितना? डी एल। तो ICOM प्लस ML² मुझे लिखना पड़ेगा। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? कितना? 5/3 ML। बता तो रहा हूँ भाई यार, इस छड़ के ऊपर से अक्ष गुजर रही है तो जीरो ही होगा ना। कॉपी दे, हाँ ये दे मॉड्यूल। है भी नहीं था, मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, कहाँ पे है क्या किसमें कहीं लिखा हुआ? इसी में निकाल ले फिर, और मैंने लिखा भी नहीं होगा जो अपन ने बात करी थी।
चलो, नहीं नहीं, ये तो ये कहना चाहता है कि भाई इसका जो डाउट है ना, जेन्युइन डाउट तो इसका ये है, ये छड़ है और इस अक्ष के परितः जीरो कैसे हुआ। हाँ? यही है तेरा डाउट बेटा, तेरा डाउट यही है। क्योंकि अपन को जिस अक्ष के परितः निकालना है वो यहाँ है, और ये सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष है, इसको आईसीओएम बोलेंगे। और यहाँ जिस अक्ष के परितः अपन निकालना चाहते हैं वो अक्ष इस सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष से कितनी दूरी पर है। अब इस अक्ष के परितः इस छड़ का निकालना है, इस छड़ का सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के परितः कितना है, इस अक्ष और इस अक्ष के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, तो इस अक्ष के परितः इस छड़ का जड़त्वागुण कितना हो जाएगा, 0 प्लस ml स्क्वायर। समझ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अपने को कहा गया है कि इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण I2 कितना होगा। ये चारों वैसी की वैसी छड़े हैं। वापस से टुकड़ों में ही सॉल्व करना है। अक्ष को देखो, ढंग से अक्ष को देखो, और उसके बाद चारों छड़ों को देखो। क्या बोल रहा है, 4/3 ml स्क्वायर। कैसे करना है, एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। गौर से देखो बेटा, कितनी छड़े हैं, अक्ष कहाँ है, केंद्र पर। आप क्या करें, उन चार में से सिर्फ एक छड़ को बना लें और अक्ष को बना लें। क्योंकि आपको पता है जैसे ये यहाँ इस केंद्र से कितनी दूरी पर है ये छड़, बिल्कुल यहां से इधर भी क्या होगी एक छड़ L/2 दूरी पर, नीचे भी, इधर भी। क्या ये केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इन चारों छड़ों के लिए सममित है, क्योंकि ये केंद्र इस वर्गाकार ज्यामिति का सममिति केंद्र है। और चार छड़ों का जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है, चारों का निकालने के बजाय किसी एक का निकाल कर गुणा 4 कर दे। सही बोल रहा हूं। अब इस अक्ष का जड़त्व आघूर्ण इसके साथ, मतलब इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण इस अक्ष के सापेक्ष कैसे निकालना है, ये हमने थोड़ी देर पहले किया था। ये रहा, ये छड़ और ये अक्ष, है ना। तो यहां पर देखो आप गौर से, तो ये तो छड़ हो गई, ये अक्ष हो गई। अब छड़ से अक्ष जो जिसके सापेक्ष निकालना है वो बहुत दूर कहीं बाहर है ना। अरे जो ज्यामिति है, ज्यामिति से अक्ष कहीं दूर बाहर की ओर है कि नहीं है। सीधा कोई फॉर्मूला ऐसी स्थिति में हमें पता, एकमात्र तरीका क्या लगेगा, समांतर अक्षों की, समांतर अक्षों की प्रमेय के लिए क्या पता होना चाहिए कि उस ज्यामिति के द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाला जड़त्व आघूर्ण प्लस md स्क्वायर। अब इस ज्यामिति के इस द्रव्यमान केंद्र से निकलने वाली अक्ष के अबाउट जो जड़त्व आघूर्ण है उसे हम क्या कहते हैं। अब बताओ, ये अक्ष जो यहाँ पर इस प्रकार से इस छड़ से गुजर रही है, इसके लिए जड़त्व आघूर्ण कितना, ml/12। तो यहां से ये हो जाएगा ml/12 प्लस इस अक्ष जिसको हमने आईसीओएम कहा है, और इस अक्ष से L/2 दूर जिसके अबाउट हम जानना चाहते हैं के मध्य की दूरी, तो क्या हो जाएगा ml/2 का, ये पूरा ऐसे बड़े से कोष्टक में लिख दूं और गुणा
कितना हो जाएगा आप जानते हैं, इसको और इसको जोड़ने पर ये आता है ml²/3 और यहाँ बाहर 4 है। एक और ये है अक्ष बेटा, यहाँ I3, इसके अबाउट निकालो। बताइए क्या किया, कैसे किया? वापस से इसे 4 छड़ों से मिलकर बना माना, 4 में से 2 छड़ें तो बिल्कुल इसी अक्ष से गुजर रही है। और ये हो गया हमारा सबसे पहला सवाल आज का। एक ये छड़ थी और एक ये छड़ मिलकर हमने एल बनाया था ना, एल। उस एल का इस अक्ष, इस जहां से इनको वेल्डिंग की है, इस एल को बनाने के लिए उसके अबाउट इसका भी आपने क्या लिखा था, ml²/3, और इसका भी ml²/3, तो ये आ गया था। यानी छड़ ए और छड़ डी का मिलकर यहां पर ये आ चुका है। अब छड़ सी और छड़ बी बचती है, इनके लिए कैसे किया? समांतर अक्षों की प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय में इस बी का यहां पर जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां है, हाँ के ना। और इस सेंटर ऑफ मास की इस अक्ष से दूरी कुछ ये है जिसको हम क्या कहेंगे, एल। इस छड़ के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जड़त्वाघूर्ण कितना होता है, ml²/12। और ये दूरी एल कितनी है, ये कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से। ये कितना है, l/2, ये कितना है, l। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा, √L² + L/2², यानी ये हो जाएगा √5/2L, शायद नहीं। अरे तुमने भी तो किया होगा ना, तो बताओ दूसरा तरीका कौन? कॉर्नर बोले तो यहाँ ml²/3 और यहां से, एक बार मैं बात कर लेता हूं। ये यहां पर आपने इस अक्ष I3 के लिए सोचा, तो आपने क्या सोचा, छड़ ए के लिए तो यहाँ पर अक्ष यहाँ से गुजर रही है ना, तो छड़ ए के लिए आपने क्या लिख दिया बेटे, ml²/, छड़ डी के लिए अक्ष यहाँ से गुजर रही है ना बेटा, तो छड़ डी के लिए भी क्या लिख दिया, ml²/3।
और छड़ बी के लिए, तो छड़ बी यहां पर ये कुछ इस प्रकार से है और आपका कोना ये इस प्रकार से है। अब आपने क्या किया, पहले इसके अबाउट लिख लिया, कितना हो गया ml² बाय, और फिर इसके अबाउट यहां से ये दूरी कितनी है, तो क्या हो जाएगा ml² बाय 3 प्लस ml², यही किया। इस चीज में जो गलती बता देगा उसको मेरी तरफ से समोसा, तो तेरे को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने गलती भी की है और समोसे के लिए इनाम भी जीता, तो तेरा तो हो गया कट्टा कैंसिल। ठीक है, तो समोसा कैंसिल, फिर से पहले उसने दे दिया था। चला, तो बात समझ गए बेटे, ये चीज क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जहां से निकाल रहे हो और फिर वहां से ml² या सॉरी md² जब आप लगा रहे हैं ना बेटा, तो ये चीज जो होनी चाहिए सेंटर ऑफ, इसीलिए मैंने कहा कि पहले अगर छड़ बी का इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है तो पहले इसके समांतर यहां पर छड़ बी के सेंटर ऑफ मास से निकलने वाली अक्ष के अनुदिश निकालना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास के बाद उस सेंटर ऑफ मास से डी दूरी के लिए हम समांतर अक्षों की प्रमेय लगाते हैं। वही इसी भी किसी पॉइंट के लिए समांतर अक्षों की प्रमेय नहीं लगती है। मतलब जैसे ये कोई एक बॉडी है, इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आप जानते हैं, और इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आप अगर निकालना चाहते हैं तो यहां से अगर दूरी डी है तो I प्लस md² करने से काम नहीं चलता। ये क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास, यानी ये चीज अगर सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजर रही है तो समांतर अक्षों की प्रमेय नहीं लगेगी। आपको सेंटर ऑफ मास वाली किसी अक्ष के अनुदिश अगर पता है तो वहां से आप किसी दूर वाली अक्ष के लिए प्रमेय लगाते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इस छड़ बी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाला जड़त्वागुण बेटे, यहाँ से यहाँ की दूरी के लिए मुझे मुझे लगाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट है क्या है वो मैं बता दूंगा अंत में, पहले आप ये बेसिक चीज सीखें। तो यहाँ पर ये L/2 है और ये L है, तो अब यहाँ से इसके द्रव्य, इस छड़ के द्रव्यमान केंद्र और इस दी गई अक्ष जिसके सापेक्ष जड़त्वागुण निकालना है के बीच की दूरी के लिए क्या क्या लगा दिया मैंने, पाइथागोरस, और पाइथागोरस लगा दिया तो √L² प्लस L/2 का स्क्वायर यानी L²/4, कितना हो गया 5 यानी √5/2 आ गया। अब यहाँ पर इस छड़ बी का, ये यहाँ बना देते हैं, इस छड़ बी का इसके सापेक्ष जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, ml² बाय 12 प्लस md², और डी का मान यहाँ हो गया √5/2 एल का स्क्वायर। इसको निपटा लो यहीं पे, स्क्वायर करेंगे तो 5l/4 3 16ml²/12 यानी 4/3 ml²। अब कौन सी एक और छड़ बची ना बेटा, सी वाली छड़ का ये द्रव्य सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है कि नहीं है, इसके अबाउट जड़त्वागुण कितना होता है, और यहां से यहाँ की दूरी ये सेम ही होगी क्योंकि ये एल है और ये, तो वापस से सीधा सीधा यहाँ पर √5l/2 आ जाएगा, और इसी वाली चीज को क्या कर देंगे 2 से गुणा। तो उन दोनों छड़ों का तो ये हो गया कुल 2 से गुणा करके, और इस ए और डी वाली छड़ का ये हो गया 2 से गुणा करके, और अंत में इसे जोड़ दो, तो यहां से 4 × 2 8ml²/3, और ये 2ml²/3 यानी 10ml²। आ रहा है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है, बात बिल्कुल सही है, कभी कभी आ जाता है, और जो प्रमेय है प्रमेय का तरीका तो नहीं बदल जाएगा।
चले, क्या हो गया? लिख लिख जल्दी भाई। ये वापस से चार बिल्कुल वैसी ही छड़ है जो पिछले सवाल में थी, सारी एम द्रव्यमान एल लंबाई की। और अब विकर्ण वाली अक्ष यानी उसी तल में विकर्ण जो ये है, इसके अनुदिश अपने को जड़त्वाघूर्ण बताना है। सभी द्रव्यमान एम लंबाइयां एल है। बेटा भारतीय जनता। अक्ष ऐसे नहीं है बेटा, तल के लंबवत नहीं है, अक्ष तल में है। विकर्ण, हाँ बिल्कुल, विकर्ण तल में होता है ना। तो उस वर्गाकार तार से बने फ्रेम के तल में विकर्ण के अनुदिश, तो अक्ष को जब भी इमेजिन करें ऐसे यूं रखे करें, और ये अक्ष है उसी तल में। और ऐसी कितनी छड़ें हो गई, देखो बेटा गौर से देखो, इस अक्ष से इस छड़ का एक किनारा गुजर रहा है या नहीं, इस अक्ष से इस दूसरी छड़ का भी किनारा गुजर रहा है कि नहीं, यानी चारों छड़ों के किनारे उस अक्ष से गुजर रहे हैं। चारों छड़ों ने उस अक्ष से बराबर कितना कोण बना रखा है? तो चारों छड़ें इस अक्ष के लिए सम्मित हुई कि नहीं हुई? तो किसी एक छड़ का निकाल के गुणा चार कर देंगे। अब कोई भी एक छड़ पकड़ लो, ऊपर वाली यही छड़ पकड़ लो, तो हम जानते हैं ये यहाँ पर जैसे पहले सीखा था ना बेटा, अक्ष और ये छड़, और यहाँ पर अगर ये कोण थीटा है तो अक्ष के साथ अगर छड़ का कोण थीटा है, तो उस एक छड़ का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? ml²/3 साइन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45। और ऐसी कितनी? चार। तो ये कुल उस ज्यामिति का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। थोड़ा सा अक्ष पहचानने में आप अभी भी ढीले ढक्कन की तरह व्यवहार दिखा रहे हो, थोड़ी इस पे और प्रैक्टिस करते हैं फिलहाल। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 1/2, 1/2 से वो दो काट दो, तो 2/3 ml स्क्वायर आ जाएगा।
और यहां पर अपने को इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालना है। जहां पर इसका द्रव्यमान m, इसका भी द्रव्यमान m, इसका भी द्रव्यमान m, इसकी लंबाई √2l, इसकी लंबाई l, इसकी लंबाई l, और ये वाला कोण θ। बोलो। हाँ, पंडित, इन 3 छड़ों में से एक छड़ तो उसी अक्ष के ऊपर से गुजर रही है बेटे, वो तो हो गया 0। एक छड़ उधर समांतर है, उधर लास्ट, और वो जो समांतर है उसके लिए जड़त्व गुण पता करने का सिस्टम क्या सीखा था कि यहां इस सेंटर ऑफ से निकलने वाली अक्ष के परितः निकालकर और यहां इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी, कैसे एल, ये √2l, ये कोण 45, तो इसका लंब एल आ नहीं है। तो इस छड़ के लिए पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0, और यहां से मुझे जानना तो इस छड़ के अबाउट है ना बेटा, तो यहां से यहां जाना है तो आईसीएम प्लस md स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो इस छड़ का खुद के अबाउट 0 होने के बावजूद यहां से जब यहां समांतर प्रतिस्थापित हुए तो उस ICOM यानी 0 में md स्क्वायर जैसे ही जोड़ा अपने को क्या मिल गया, 0 प्लस ml स्क्वायर बाय 2। ये तो हो गया इस वाली छड़ का। इस वाली छड़ का साफ साफ कितना हो गया, अब बचती है ये वाली छड़ जो क्रॉस में है, और इसके लिए अपन क्या जानते हैं कि यहां पर ये छड़ 45 डिग्री के कोण पे है, तो m l नहीं बटे 3 साइन स्क्वायर 45। क्या बोलते हो, सही है मुद्दा। और यहां पर अपन जानते हैं ये √2l यानी यहां से 2 बनेगा, तो ये 2 से 2, तो ऊपर ml स्क्वायर बटे 3 और ml स्क्वायर, सही है। ये यहाँ पे ये गलत लिख दिया था मैंने, तो ml स्क्वायर यहाँ पर प्लस ml स्क्वायर बटे 3 यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 ml स्क्वायर बाय।
आगे बढ़ते हैं। अपन ने यहां पर वर्ग के लिए, स्क्वायर प्लेट के लिए वर्गाकार पट्टी का, इसके लिए क्या क्या सीख लिया था एक बार मुझे फिर से कंफर्म करा देना। ये वर्गाकार पट्टिका है। इस वर्ग के तल में इस अक्ष आई एक्स के अबाउट क्या सीखा था, जहां पर वर्ग की भुजा ए है। बोलो। क्योंकि यहां पर ये वर्ग इस प्रकार की बहुत सारी छड़ों से मिलकर बनता है, हाँ या ना। प्रत्येक छड़ की लंबाई कितनी होगी, ए। और ये अक्ष कहां से गुजर रही है, उस प्रत्येक छड़ के द्रव्यमान। तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बटे 12। यहाँ इस अक्ष जिसको आई वाई कहेंगे उसके लिए वापस से एम स्क्वायर बाय 12। इसको जिसको आई जेड कहेंगे, कौन सी प्रमेय लगा दूंगा, लंबवत अक्षों की प्रमेय। तो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस कितना हो जाएगा, इसके बाद हमने क्या कहा था, इस अक्ष के परितः मैं इसको लिख देता हूं आई एक्स डैश, नहीं, क्योंकि वापस से जब इस छड़ के अबाउट बात करेंगे तो ये जो छड़ है, ये जो छड़ हमने मानी है, ये इसके कहां से गुजर रही है, किनारे से। ऐसी कितनी छड़ें हैं किनारे से गुजरती हुई, अनंत। तो क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बटे 3। यहां अगर ये अक्ष में ले लेता हूं, इसको क्या कह देता हूं, आई वाई डैश एम ए स्क्वायर बटे 3। अरे भैया, तो अगर मैं यहां पर इसको कह देता हूं आई जेड डैश, कितना, लंबवत अक्षों की प्रमेय भाई, आई एक्स डैश प्लस आई वाई डैश बराबर आई जेड डैश। तो एम ए स्क्वायर बाय 3, एम ए स्क्वायर बाय 3 बराबर 2 ma स्क्वायर बाय, लिख लो। पिछले सवाल और इसमें कंफ्यूजन में मत आ जाना भाई। पिछला सवाल जो थे, पहले के सवाल जो हम कर रहे थे, वो क्या था, वर्गाकार फ्रेम था, 4 छड़ों से मिलकर बना हुआ फ्रेम था। यहाँ ये क्या है, मैंने हेडिंग इसीलिए लिखा है वर्गाकार। पट्टिका और फ्रेम में अंतर है कि पट्टिका तो पूरी एक प्लेट है,
और वहां पर फ्रेम में सिर्फ बाहर बाहर छड़ों से मिलकर बनता है, 4 छड़ों से मिलकर फ्रेम बनता है। यहां क्या कर रहा है एक बार वो सुन लो। यहाँ पर ये वही वर्गाकार फ्रेम है बेटे, और जो जानकारियां हम जानते हैं वो आपके लिए वहां से मोर देन सफिशियंट है। मैं बस थोड़ी सी वहां से चीजों को हिंट के तौर पर बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि मान लिया जाए इस अक्ष को आई एक्स कह दूं, या आप चाहे तो नया नाम दे देते हैं ताकि आपको तकलीफ कम हो, आई पी बोल देते हैं, और इस अक्ष को अपन आई क्यू बोल देते हैं। तो आप आई पी और आई क्यू भी निकालें, और मैंने इसी तल में बनाया ना बेटा। तो अक्ष मतलब जब आप समझोगे ना कि आपको, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस के लिए ऐसा चाहिए होता है, वैसे चित्र बना के प्लेन में रखना अक्ष को, तो फिर आपको पता लगेगा। और मैं फिर से कहता हूँ कि ये 4 छड़े नहीं है, ये क्या है, वर्गाकार पट्टिका है। सोचे। एम ए स्क्वायर बाय 12, 12 कैसे आएगा, ध्यान से सुनना। ये वर्गाकार पट्टिका है, ये भी उसका क्या है, एक विकर्ण। ये भी क्या है, और दोनों विकर्ण वर्ग में एक दूसरे के क्या होते हैं, और लंबवत होते हैं। तो इनके प्रतिच्छेदी बिंदु से निकलने वाली तीसरी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। और मुझे पता है दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण, दोनों विकर्ण इस वर्ग के लिए क्या होते हैं, सममित। क्या होते हैं, सममित मतलब बराबर। बराबर भी होते हैं, साथ में द्रव्यमान वितरण दोनों के सापेक्ष क्या होता है, एक जैसा ही होता है। जैसे ये विकर्ण काटूं तो उधर का जैसा द्रव्यमान वितरण है वो इधर भी है, और वही समान द्रव्यमान वितरण इस विकर्ण के सापेक्ष इधर और इधर भी है। तो यहां से आईपी और आई क्यू क्या हो गए, सेम। और वो किसके बराबर हो गए, आई जेड। आई जेड किसके बराबर है, एम ए स्क्वायर बाय। तो यहां से जब मैं पूछता हूं कि आई पी या आई क्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो एम ए स्क्वायर बटे 12। ये होंगे क्या बेटा, अरे ये और ये बराबर है, इसको भी आई लिख दो, इसको भी। तो क्या हो गए, 2i बराबर, तो आई बराबर एम ए स्क्वायर बाय, और वही आई कौन है, आई पी भी है, आई क्यू भी है। तो कुल मिलाकर यहां सब सीखने की क्या बात है, गौर से देखना होता है। चाहे आई पी हो जाए, चाहे आई क्यू हो जाए, चाहे आई एक्स हो जाए, चाहे आई वाई हो जाए, जड़त्व गुण क्या रहेगा, एम स्क्वायर बाय। और मजे की बात सुनना, तब भी एम स्क्वायर बाय, यानी केंद्र से उस तल में कैसा भी यहां पर अक्ष हो, हर उस प्रत्येक अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण इस वर्गाकार प्लेट का समान होगा, एम स्क्वायर बाय 12 होगा। कहां से गुजरनी चाहिए, और उसके तल में होनी चाहिए, कैसी भी हो। समझ गए बात को। आप कहेंगे सर ये कैसे, इसको कैसे साबित करेंगे, बेटा ये है, और इसके लंबवत कोई दूसरी अक्ष भी तो होगी ना। अब ये और वो अक्ष फिर से क्या होगी, सममित, क्योंकि ये तो वर्ग है। जितना दूर से यहां से काट रहा है वो वाली अक्ष भी उतना दूर से यहां से काटेगी, यूं करके कहीं ना कहीं।
सममिति से जब काटना है तो सममिति के हिसाब से तो हर बार यही सेम थ्योरम हमारी काम करेगी। समझिए बात को। तो कुल मिलाकर आपका अंतिम कंक्लूजन क्या लिखना है आपको? आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई पी बराबर आई क्यू बराबर आई बराबर, यानी आई का मतलब अब कोई भी रैंडम, और ये सब एम ए स्क्वायर बटे 12। ये लिखिए। बढ़े आगे। चलिए, यहां पर अपने को कहा है एक फ्रेम है बेटा, फ्रेम। जैसे पहले हम वर्गाकार फ्रेम पर बात कर रहे थे ना, अभी 4 छड़ों से मिलकर बने आयताकार फ्रेम की बात कर रहे हैं, जिसकी ये लंबाई L है और ये विड्थ को यहां से अपन ने D से लिख दिया है, और यहां पर केंद्र से एक अक्ष गुजर रही है, इसके सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण गुण निकालिए। और सारी छड़ें द्रव्यमान के हिसाब से तो सेम है, लंबाई में छोटी बड़ी है, द्रव्यमान के हिसाब से सारी चारों छड़ें सेम है। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन जो है ना, वो इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो समझ में तो आ ही जाएगा। एक्चुअली इंग्लिश की एलपी बन चुकी है, हिंदी किसी वजह से अटकी हुई है, वो बीच में छुट्टी उटकी है। हाँ, तो मैं इंग्लिश वाली डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, वो वहां से देख के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और जिनके पास टेलीग्राम नहीं है वो अभी बाहर आ जाना। तो मैं अगर इंग्लिश की उपलब्ध होगी, मैं गारंटी नहीं लेता कि उपलब्ध होगी कि नहीं होगी, होगी तो मैं 2-4 जनों को वो हार्ड कॉपी में इंग्लिश वाली दिलवा दूंगा। बाकी कोशिश करें, टेलीग्राम से देख लेना। और उसमें ईएलपी 1 और 2 दोनों ट्राई करनी है ना। मैं अभी पहले अपलोड कर देता हूँ।
ELP12 दोनों आप ट्राई कर लेना। m बाय नहीं 2m/3 ब्रैकेट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2m/3 ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2m/3 ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे करना है ये, यहां पर वापस से बना वर्गाकार फ्रेम, और फ्रेम के लिए गौर से देख लेना एक बात मेरी यहां पर कि बेटे जब हमने यहां पर 4 छड़ों से मिलकर इस फ्रेम को देखा और ये हो गया इस आयताकार फ्रेम का सेंटर, और ये वाली दूरी को हम क्या कह देंगे बेटे, b/2। नीचे भी ये क्या हो जाएगा, b/, ये लंबाई l, ये लंबाई l, यानी इस केंद्र के सापेक्ष ये छड़ और ये छड़ क्या हो गई, एक जैसी। हाँ के ना? तो मैं दोनों में से किसी एक छड़ का निकाल लूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और गुणा। तो पहले तो मैं यहां पर बना लेता हूं, ये है वो बड़ी वाली छड़ जिसके इस केंद्र के अबाउट, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस छड़ की लंबाई कितनी है, तो इसके सेंटर के अबाउट जिसको ICOM कहते हैं वो कितना होगा बेटा, ML²/12, और यहां से यहां की दूरी d कितनी है, b/2। तो ये इस अक्ष के सापेक्ष इस छड़ का जड़त्वागुण क्या हो जाएगा, I बराबर ICOM प्लस MB/2 का होल स्क्वायर। तो ICOM ML²/12 प्लस MB²/4, और ऐसी कितनी छड़ें हैं। अब दूसरी बात, ये वाली छड़ और ये वाली छड़ इस केंद्र के अबाउट फिर से क्या है, सममित। जहां ये दूरी कितनी है और ये लंबाई कितनी है, कुल मिलाकर क्या होगा, इसी फॉर्मूले में L की जगह B, B की जगह L हो जाएगा बेटा। क्योंकि अब देखो जो लंबाई थी और जो चौड़ाई थी, अब यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई क्या हो गई, बदल गई। छड़ की लंबाई यहाँ L के बजाय क्या हो गई, B, और यहाँ दूरी B के बजाय क्या हो गई, L/2। नहीं समझे? अरे वर्ग में लंबाई और चौड़ाई के सापेक्ष बात है, तो ये लंबाई है ये चौड़ाई है, इस छड़ के लिए लंबाई और b/2 दूरी, अब इस छड़ के लिए ये b दूरी और L/2 लंबाई। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब इस वाली और उधर वाली छड़ के लिए जो जड़त्व गुण आएगा वो क्या आएगा, MB²/12 प्लस ML² गुणा, और इन्हीं दोनों को ऐड करना है। तो यहां से आई टोटल, तो पहले तो मैं सबके लिए जो दो है ना इसको कॉमन ले लेता हूँ एक साथ, और दो को एक साथ कॉमन लेकर इसको और बी वालों को जोड़ लेता हूँ। तो MB²/4 और MB²/12, एलसीएम लिया 12, यहाँ आ गए 3 और एक 4, MB²/3 आ जाएगा। और इसको जोड़ूंगा तो ये भी ML²/3 आ जाएगा, और बाहर 2 आ गया। तो यहाँ पर अब सारी चीजें बहुत साफ सुथरे तौर पर 2/3 और ब्रैकेट में B² प्लस L। बढ़े आगे। चले,
ये इस प्रकार से बेटा अपन ने क्या बना दिए, दो समरूप ठोस गोले, दोनों का द्रव्यमान m त्रिज्या, और मैंने दो अक्षें बना दी। एक अक्ष तो उनके जो जहां से वो संपर्क में है वहां से गुजर रही है, और एक अक्ष इस गोले का नाम अपन दे देते हैं ए, और इसका नाम देते हैं एक ए के केंद्र से गुजर रही है, और दोनों के सापेक्ष अपने को जड़त्वाघूर्ण निकालना है। समझ नहीं आ रहा है क्या कौन I2 और I1, ना ना सेम नहीं है। सेम वाले फिर से वही गलती कर रहे हैं जिस गलती पर समोसा था। जब तक वो गलती करोगे आप, फिर बहस ही करते रह जाओ कि सर क्यों नहीं होता, हमसे तो हम तो करते गलत आते आंसर। आप बात मानिएगा, जब भी समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी है तो आप सेंटर ऑफ मास वाली अक्ष को ढूंढे, अदरवाइज गलत ही होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए I1 क्या हो जाएगा। 14/5 mr²। क्यों हो जाएगा, देखिएगा बेटे, I1 जो है दोनों गोलों की स्पर्श रेखा है कि नहीं है। और आपने क्या सीखा कि अगर इस गोले के केंद्र से निकलने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, चूंकि ये समरूप ठोस गोला है, तो 2/5 mr² हमने सीख रखा है। और ये किसके लिए सीख रखा है बेटा, आई सेंटर ऑफ, और सेंटर ऑफ मास से ये स्पर्श रेखा कितनी दूरी पर है, और आपने इसके लिए सीधा बता दिया था मेरे को 7/5 mr², बोला था कि नहीं। और यही काम उसके लिए भी तो करना है, वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 और स्पर्श रेखा के अबाउट 7/, तो क्या दोनों गोलों के लिए ये बीच वाली रेखा स्पर्श रेखा है, एक गोले की स्पर्श रेखा के अबाउट निकाल के गुणा, और ऐसा करने पर 14 mr²। अब जब हम यहां पर इस ए गोले के अक्ष, इस I2 अक्ष के अबाउट आ जाएंगे, तो सोचे बेटा, सबसे पहले तो इस पीली वाली अक्ष के लिए इस गोले ए का जड़त्वाघूर्ण कितना लिखा जाएगा, 2/5 mr²। ये तो हो गया फ्री ये वाला गोला। तो अब इस गोले के लिए भी उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तो उसके लिए पहले इस गोले की सेंटर ऑफ मास वाली अक्ष के लिए निकालना पड़ेगा, और इस सेंटर ऑफ मास वाली अक्ष से पूछी गई अक्ष दोनों के बीच की समांतर दूरी d बराबर लिखकर क्या लगाना पड़ेगा, समांतर अक्षों की प्रमेय। सही। तो आप, हो सकता है, ठीक है, पहली पहली बार कर रहे हैं, गलतियां माफ होती है, आपका सोच विचार क्या होना चाहिए, एक बार फिर से मेरी बात समझो कि बेटे जब मुझे यहाँ पर इन दोनों गोलों के लिए जड़त्वाघूर्ण लिखना है, इस अक्ष को ही ध्यान में, अक्ष मेरी बदलेगी नहीं, मुझे ध्यान में यही अक्ष रखनी है, और इस अक्ष को ध्यान में रखते हुए इस गोले का तो एक बार में निपटा दिया मैंने काम, क्योंकि इस अक्ष के सापेक्ष इस गोले का जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला सीधा सीधा मुझे रटवा दिया गया है। फिर बात आती है कि उस गोले के लिए
तो आपको अब ऐसा नहीं कि अक्ष को वहां ले जाना है, उस गोले का जड़त्वागुण जो वहां है वहीं पर उसका जड़त्वागुण निकालना है। पर उसके पहले क्या करना पड़ेगा, उस गोले की जो सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास वाली अक्ष के अबाउट जड़त्वागुण निकालकर उसको इसके समांतर दूरी के हिसाब से समांतर अक्षों की प्रमेय लगानी है। तो यहीं पर खड़े होकर बताओ कि उस वाली अक्ष के सापेक्ष यानी उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुण कितना होगा, और इस अक्ष और अपनी वास्तविक जो इस सवाल में पूछी गई अक्ष के बीच की दूरी क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, इस गोले के लिए मैं यहां लिख दूं नीचे 2/5m r² प्लस m2r का होल स्क्वायर आके, और यही 2mr² और 2mr² मिलके 4mr, और प्लस में यहां 4mr²। एलसीएम ले लेंगे 5, तो 20 और 4 24 mr² बटे 5, ये हमारा। बताइए बताओ। एक बढ़िया सवाल पूछ लेता हूँ, चलो। नहीं, ठोस और खोखले गोले में से जड़त्वागुण किसका ज्यादा होता है, तो ये है खोखला गोला। इसकी इसका द्रव्यमान m, त्रिज्या r और एक स्पर्श रेखा से निकलने वाली ये अक्ष हो गई बेटा। और अगर इसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण को मैं आई नॉट नाम से लिखता हूं या आई नाम से लिखता हूं, तो जब इस ठोस गोले की बात होगी जो भी समान द्रव्यमान m और r का है, तो इसके लिए भी उतना ही जड़त्वागुण मुझे जानना है जितना उस अक्ष के लिए उसके सापेक्ष है, इसका इस अक्ष के लिए उतना ही जड़त्वागुण होना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि यहां से ये दूरी डी कितनी होगी। ये घड़ी क्या बंद हो रखी है क्या? बताइए कितने लोगों के पास नहीं हो पाएगा टेलीग्राम का व्यवस्था। सारे लोग हाथ ऊपर कर देंगे तो उससे नहीं मिलेगा, वो किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मुश्किल से वहां 2 या 3 कॉपी टीचर्स के लिए अवेलेबल रहती है। जिनका हो जाए जुगाड़ वो प्लीज ऐसा ना करे कि ठीक है हम तो ले चलते हैं, हमारा हो जाएगा काम, बाकी बाढ़ में जाए। इसीलिए पूछ रहा हूँ, 2-3 कॉपीज होंगी वहां पर, वो उपलब्ध करा सकता हूँ। तो जिनका चल जाए काम वो जरूरत उनको परेशान ना हो, वो सीधा टेलीग्राम से देखिए। आज की बात है आपको, क्योंकि डेफिनेटली मंडे तक तो डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगी। सिर्फ जिनका ना चले काम वो मेरे साथ अभी चल लेना, मैं उनको कॉपीज अगर होंगी तो दिलवा दूंगा, अदरवाइज सामने एक आध रूम में पड़ी रहती उधर दूसरे वाले में, वहां से मैं दिलवा दूंगा। आया कुछ अंडर रूट, सारा सब कुछ अंडर रूट में है, 19/15। आर तो बाहर ही रहेगा, मतलब अंडर रूट में 19/15 अंडर रूट में ही यही आ रहा है। क्योंकि देखो बेटा,
पहले तो खोखले गोले की स्पर्श रेखा के अबाउट जड़त्वा गुण कितना सीख रखा है अपन ने, 5/3 mr²। और मैंने क्या कहा कि यार मुझे इतना ही जड़त्वा गुण चाहिए। अब आप जानते हैं कि सर अगर मान लो आप तो इसको यही रहने दो ना, आप सर का क्यों रहे हो बेटा, अगर मैंने इसको यही रहने दिया तो जड़त्वा गुण पता है कितना आएगा, 7/5 mr²। और 7/5 mr² और 5/3 mr² बराबर, मुझे यहां से आगे जाना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये दूरी दी है, तो अब इस अक्ष के सापेक्ष क्या लिख दिया मैंने, आई। और इस अक्ष के सापेक्ष आई लिखने के लिए मुझे वापस से कहां पर आना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास, हाँ के ना। तो उस गोले का सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस एम डी। और मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला आई और ये वाला आई क्या हो, सेम। उसके लिए सॉल्व करेंगे तो इसको उधर लेके चले, तो यहां से ये हो जाएगा 5/3 -2/5 mr² बराबर md²। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 9 6 सॉरी 19/15 m से m कट गया, r² बराबर d²। तो d बराबर √19/15 r। आज मैंने बहुत अलग टाइप की वैरायटी क्वेश्चन पे नहीं गया हूँ, सिंपल एक ही पैटर्न अपन ने फॉलो किया है, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय को कैसे यूज किया जाना है, ठीक है। और इसी पर आधारित सवाल है ELP 1 में और ELP 2 में, ठीक है। सवालों को आप आसानी से कीजिएगा, थैंक यू। और कोशिश कीजिएगा बेटा कि इनको आप कर ले, सवालों को समय निकाल कर ले। गलतियां जो भी है वो साथ में हमें पता लगेगी। मॉड्यूल भी दे दे, मैं ढूंढ लेता हूँ। मॉड्यूल में मैंने कुछ दे रखा है होमवर्क, मॉड्यूल में मुझे ज्यादा ध्यान है शायद कंसेप्ट बिल्डर 3 तक दे रखा है, एक बार देख लो। ठीक है, हाँ तो कंसेप्ट बिल्डर 3 तक पूरा कर लेना, कंसेप्ट बिल्डर 3 तक पूरा कर लेना। और एक्सरसाइज 1 में कहां तक का दे रखा है, तो एक्सरसाइज 1 में आप 31 तक पूरे कर लेना, ठीक है। आ जाना बेटा जिनके पास नहीं है ये ELP।